नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे आज के सेशन में मारवाड़ के राठौड़ वंश की। लास्ट सेशन में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा की और गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करते हुए हमने समझा कि किस प्रकार रावचूडा को जो है वो दहेज में दिया जाता है मंडोर। लास्ट सेशन में पढ़ा था ना हमने, याद आ रहा है आपको? किसने दिया था बताओ? इंदा प्रतिहार, प्रतिहार वंश के शासक इंदा प्रतिहार ने रावचुंडा को दहेज में दे दिया था मंडोर, और इसके बाद मंडोर में जो है वो शासन शुरू होता है किसका? राठौर वंश का। तो आज इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। रजनीश, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शैक्षिक प्रदर्शन भी होंगे, धैर्य रखिए। शायद YouTube पर ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर सिलेबस की लाइन टू लाइन आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। और हालांकि मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि हम सबसे बेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन आपके रीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपको परिपूर्ण डाटा दे रहे हैं और बेहतरीन डाटा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारी कोई टीम नहीं है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, फिर भी हम 4 क्लास प्रतिदिन ले रहे हैं। और आपके चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मनोविज्ञान हो, एसएसटी हो, हर एक लाइन का सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको, टॉपिक टू टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं। यानी कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो थोड़ा सा तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और 2 महीने का आपको कहा था कि 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस होगा, और ये हम अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं सिलेबस पूरा करने के। तो जैसे ही एक बार एसएसटी का कार्य पूरा होता है, एसएसटी की शिक्षण विधियां, और जैसे ही आपका मनोविज्ञान पूरा होता है, आज आपका मनोविज्ञान पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद शैक्षिक प्रदर्शन ही करने, और तो कुछ बचा ही नहीं। और तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर ही लिया है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। बाकी आप जैसा उचित समझे वैसे कर सकते हैं। 3 बजे वाली क्लास होगी। 2 दिन 3 बजे वाली क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पे डाटा टाइप नहीं हुए थे, तो फिर 2 दिन हमने सोचा कि 3 बजे वाली क्लास को करने के बजाय डाटा को टाइप कर लेते हैं। अब पूरा जितना भी अपना कला संस्कृति का पार्ट है वो सब टाइप कर लिया गया है। आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, प्लस सारे सेशन अब बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो फारूक, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। क्लासेस सुबह 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे और रात को 9 बजे होती है। पूजा सुमन, कैसे हैं आप? राखी कुमारी, स्वागत आपका। अनवर अली, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ममता स्वामी जी, स्वागत आपका। राधा सोनी, कैसे हैं आप? और बाकी इस सेशन को देखने वाले हमारे परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ठीक है, आइए अब करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं मारवाड़ के राठौर वंश की। ठीक है, लिखिए। देखिए, प्रमुख राजवंश की हम लास्ट सेशन में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा। आज मारवाड़ के राठौड़ वंश की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, राठौर वंश। देखिए, राठौड़ वंश जो है ये कोई अग्निकुंड से जन्म नहीं लिया था। केवल राजपूत वंश जो थे उन्होंने ही जो है वो अग्निकुंड से जन्म लिया था। राठौड़ वंश की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से तो पता नहीं चलता है, लेकिन भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग राठौड़ वंश की शाखाएं थी। और राजस्थान के अंदर बीकानेर और जोधपुर जो है ये राठौड़ वंश की प्रमुख शाखा जो है वो रही है। कैसे शुरुआत होती है राठौड़ वंश की, आइए इसकी चर्चा अपन जो है वो करते हैं। नोट्स लिखने हैं, हालांकि कुछ बच्चों को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी जोर आता है, लेकिन जितना ज्यादा जोर आएगा उतनी ही ज्यादा सफलता मिलने के चांस भी कम होंगे। ठीक है, अगर कोई जानकारी गुर्जर प्रतिहार वंश से छूट गई है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें या आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। उन चीजों को भी हम कवर करेंगे, पर्सन के रूप में उनको आपके सामने रखेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा होगा तो सही लग रहा होगा। देखिए,
राठौर जो है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है वो सूर्यवंशी है। क्या थे राठौड़? सूर्यवंशी थे। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राठौड़ जो थे वो क्या थे? चंद्रवंशी थे। क्या थे? चंद्रवंशी थे। तो दोनों ही बात जो है वो राठौड़ों के बारे में कही गई है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें चंद्रवंशी माना है, तो कुछ इतिहासकारों ने इन्हें जो है वो सूर्यवंशी जो है वो माना है। जैसे नैन्सी जो है, नैन्सी ये कहते हैं कि ये जो है वो सूर्यवंशी थे, और जो बदायूं है, बदायूं ये कहते हैं कि राठौड़ जो है वो क्या थे? चंद्रवंशी थे। दोनों ही बात जो है वो इसमें मानी गई है, लेकिन ज्यादा सूर्यवंशी माना गया है। लेकिन फिर भी लिख दो। मोहनोत नैन्सी के अनुसार, मोहनोत नैन्सी के अनुसार इनको सूर्यवंशी माना गया है, और बदायूं के अनुसार इनको जो है वो क्या माना गया है? चंद्रवंशी माना गया है। ये बात आप जो है लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो राठौड़ जो है, ये इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है, इस पे भी दो मत हैं, क्योंकि राठौड़ों की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में ये कहते हैं कि कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कन्नौज से हुई है। कहां से हुई है? कन्नौज। लास्ट सेशन में हमने कन्नौज के बारे में पढ़ा था, वहीं से जो है राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से हुई है। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से हुई है। किससे हुई है? राष्ट्रकूटों से जो है इनकी, राष्ट्रकूट से इनकी जो है वो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये दोनों जो है वो मत ये माने जाते हैं। कन्नौज में कौन किन का शासन था? कन्नौज में था गढ़वाल वंश का शासन। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कन्नौज के गढ़वाल वंश से इनकी जो है वो उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में राठौड़ कहां से आते हैं। राजस्थान में अगर राठौड़ों की चर्चा करते हैं तो राव सिंहा से जो है शुरुआत होती है राजस्थान में राठौड़ों की। अब राव सिंहा कन्नौज से क्यों आए राजस्थान, इस पे भी आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। कन्नौज पर जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं कन्नौज से क्यों आए राठौड़? तो कहते हैं कि कन्नौज से पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनकी सहायता करने के लिए राठौड़ राव सिंहा जो है वो राजस्थान में आते हैं, और पाली क्षेत्र के अंदर एक स्थान है बिठू गांव में इनकी छतरी भी बनी हुई है। और राजस्थान के अंदर ये जो है बाड़मेर के अंदर एक स्थान है खेड़ नामक जो स्थान था उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और मुस्लिम आक्रांता और राव सिंहा के मध्य एक भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है वो राव सिंहा शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और इस युद्ध को, ये युद्ध कब हुआ था? 1273 में हुआ था। और कहते हैं इस युद्ध को जो है वो राजस्थान का लाख झंवर युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? लाख झंवर युद्ध कहा जाता है। लाख झंवर युद्ध किससे संबंधित है? तो राठौड़ वंश से संबंधित है, क्योंकि इस युद्ध में 1,00,000 स्त्री और पुरुष जो है वो मारे गए थे। इसी कारण इसको जो है वो क्या कहा जाता है? लाख झंवर युद्ध जो है वो कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, राव सिंहा से लिखना शुरू करेंगे, यहीं से अपने लिए मोस्ट है। लिखिए राव सिंहा, राजस्थान के प्रथम शासक हैं राव सिंहा।
देखिए क्या लिखना है राव सिंह के बारे में। राव सिंह के बारे में लिखिए आप, नोट्स बनाते हुए लिखना। थोड़ा सा देखो राजवंशी, देखो राजस्थान के इतिहास में जो सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे मेन टॉपिक है वो राजवंशी है। तो राजवंशों को हमें थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं हम। तो अपने पास समय है, हालांकि अभी इस महीने में ही पूरा हो जाएगा। लगभग 3 या 4 क्लासें होगी राठौड़ वंश की, फिर 3 क्लासें होंगी आपकी बीकानेर के राठौड़ वंश की, फिर लगभग 3 या 4 क्लास आपकी होगी आमेर के कछवा वंश की, और 2-3 क्लासें आपकी होगी जिसमें हम यादव वंश के बारे में भी पढ़ लेंगे और जाट वंश के बारे में पढ़ लेंगे। यानी अगले लगभग 15 दिन में जो है आपका ये जो राजवंश है वो पूरा हो जाएगा। और मुख्य टॉपिक ही क्या है, राजवंशी है। तो लिखिए राव सिंह 1240 में कन्नौज से, कहां से, कन्नौज से बाड़मेर आते हैं। ठीक है, हालांकि बाड़मेर के खेड़ ग्राम को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था, खेड़ ग्राम को इन्होंने राजधानी बनाया था। बाड़मेर के, ऐसे मत लिखो, कन्नौज से राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कन्नौज से क्या लिख दिया, राजस्थान के पालीवाल लिखना था यहां पर, राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आए। और इन्होंने क्या किया, खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। 1273 में मुस्लिम आक्रमणों से लड़ते हुए राव सिंह वीर गति को प्राप्त करते हैं। प्राप्त की। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, लाख झंवर युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को लाख झंवर युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं लाख झंवर युद्ध, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख प्लस स्त्री पुरुष मारे गए थे। और इस तरीके का राव सिंह का जो है वो शासनकाल था। लाख झंवर कहा जाता है, लाख भंवर नहीं कहा जाता है। ठीक है, लाख झंवर, भंवर नहीं। भंवर किसको कहा जाता है, राजस्थानी में भंवरपति को भी कहा जाता है ना, मारो भंवर छैल छबीलो। और आज तो करवा चौथ का व्रत है, तो सारे भंवर जो है वो छैल छबीले बन के घूम रहे होंगे। और
उनकी पत्नियां आज जो है वो व्रत उपवास रख रही है अपने पति की लंबी आयु के लिए। अब देखिए छतरी इनकी कहां बनी हुई है, बिट्ठू नामक स्थान है पाली में, ठीक है, लिख दीजिए। पाली के बिट्ठू नामक स्थान पर राव सिंह की छतरी बनी है। बस राव सिंह के बारे में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद जो है राव सिंह के बाद एक और शासक आते हैं जिनका नाम है दूहड़। क्या नाम है? दूहड़। दूहड़ शासक बनते हैं राव सिंह के बाद। सेव कर देते हैं, पीडीएफ मिलती रहेगी आपको। नेक्स्ट जो शासक है लिखिए, नेक्स्ट शासक लिखिए दूहड़। दूहड़ नेक्स्ट शासक बनते हैं। दूहड़ का शासन काल में कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन एक काम जो हुआ वो महत्वपूर्ण हुआ कि दूहड़ ने अपनी कुल देवी नागनेची माता की मूर्ति जो है वो कर्नाटक से लेके आए ये, और इनका मंदिर बनाया नागना गांव या नागना गांव बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ये इनके काल की प्रमुख घटना है, ठीक है। ये इनके काल की क्या है? प्रमुख घटना है। लिख दीजिए कुल देवी, कुल देवी। अभी देवी देवता भी पढ़ेंगे हम, राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में पढ़ेंगे। नागनेची माता, माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर कौन से गांव में स्थापित की? नागना गांव, नागना गांव बाड़मेर में मंदिर बनवाया। यह जो मूर्ति है ना, यह नागनेची माता की जो मूर्ति है, ये किसकी बनी हुई है? लकड़ी की मूर्ति जो है ये बनी हुई है, याद रखना। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है ये मूर्ति, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लकड़ी की बनी हुई है ये मूर्ति जो है वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। बस इनके शासनकाल की यही प्रमुख घटना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता की मूर्ति को नागना गांव में किसने स्थापित किया? तो दूहड़ ने किया। किसने किया? दूहड़ ने किया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो बनते हैं मल्लीनाथ। कौन बनते हैं? मल्लीनाथ बनते हैं। और मल्लीनाथ के बाद चूंडा शासक बनते हैं। नेक्स्ट शासक कौन है? मल्लीनाथ है। मल्लीनाथ को हम राजस्थान के लोक देवता में भी पढ़ते हैं। मल्लीनाथ कहां के प्रमुख लोक देवता है? तो आप पढ़ते हो कि मल्लीनाथ जी जो है वो बाड़मेर क्षेत्र के, या बाड़मेर में मालानी जो क्षेत्र है, बाड़मेर में जो मालानी क्षेत्र है वहां के ये प्रमुख जो है वो लोक देवता रहे हैं,
ठीक है, तो आइए मल्लीनाथ जी के बारे में बात करते हैं। मल्लीनाथ जी ने जो है वो राजधानी बनाया मेवानगर बाड़मेर को। इन्होंने राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया मेवानगर बाड़मेर को, पहली इनकी काल की घटना। दूसरा इन्होंने काम क्या किया? मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता तो है ही हैं, इनको हम पूछते ही हैं। इसके अलावा इन्होंने बाड़मेर क्षेत्र में मालानी क्षेत्र को जो है वो बसाया। बाड़मेर में जो मालानी क्षेत्र है ना, मालानी, बाड़मेर को इन्हीं के नाम के कारण मालानी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो राजस्थान के ये लोक देवता भी हैं, याद रखना, लोक देवता। बस इनके काल की और कोई मुख्य घटना नहीं है। इनके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं विद्वान साथियों, वो महत्वपूर्ण शासक है राव चुंडा। कौन है? राव चुंडा है। कौन है? राव चुंडा। मालानी नस्ल के घोड़े भी बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपने सही कहा है। इसके बाद आते हैं चुंडा, राव चुंडा। राव चुंडा। और चुंडा को ही क्या मिला था? चुंडा को ही जो है वो मंडोर दहेज में मिला था। चुंडा को प्रतिहार राजा इंदा ने जो है वो क्या करा था? प्रतिहार राजा जो इंदा थे उन्होंने जो है वो मंडोर दहेज में दे दिया था। किसको? चुंडा को दे दिया था। यानी उस टाइम भी दहेज लिया जाता था। आजकल तो दहेज कुछ लिया ही नहीं जाता है, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा दहेज लिया जाता था। और दहेज लेना अच्छी बात है क्या? दहेज लेना बिल्कुल भी अच्छी बात जो है वो नहीं है। लिखो, इंदा प्रतिहार ने चुंडा को मंडोर दहेज में दे दिया। ठीक है, अब दहेज में मंडोर मिल गया, तो मंडोर मिलते ही क्या किया? चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया। चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया। चुंडा के काल की यही दो घटनाएं हैं मुख्य। बाकी जब हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, तो हमने पढ़ा कि चुंडा के दो पुत्र थे, एक पुत्र और एक पुत्री थी, है ना? थे के याद आ रहा है आपको? पुत्र जो था इसका नाम क्या था और पुत्री का नाम क्या था? पुत्र का नाम था क्या? जल्दी से बताओ। पुत्री का नाम था हंसाबाई, है ना? हंसाबाई। और पुत्र का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पुत्र का नाम क्या था? रणमल, बिल्कुल करेक्ट, है ना? कुछ लोग तो केवल इमोजी लगाने के लिए, बातें करने के लिए आते हैं, हालांकि रोज ये बात कहता हूं, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके, न पढ़े तो न पढ़े, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, लेकिन अब आप बच्चे जितने रहे नहीं हैं, तो सोचो। अब देखो, हंसाबाई का जो विवाह है वो किससे किया गया? इसका विवाह किया गया मेवाड़ के चुंडा से किया गया। कि चुंडा के पिता कौन थे? लाखा, मेवाड़ के राणा
लाखा से, राणा लाखा से क्या हो गया, इनका विवाह हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आपको आगे की कहानी वैसे तो पता है, लेकिन मैं लिखाऊंगा नहीं, वैसे ही जनरली बता दूंगा। लाखा से विवाह होने के बाद शर्त रखी गई कि लाखा का और हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा, मेवाड़ का शासक बनेगा। और इनके पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है, मोक्कल होता है। मोक्कल का संरक्षक बनता है रणमल, लेकिन रणमल की नीयत खराब हो जाती है और रणमल जो है वो ज्यादा समय तक शासक नहीं रहे। चाचा और मेरा और महपा पंवार ने मिलकर रणमल की हत्या कर दी। इसके बाद रणमल के पुत्र जो है वो कुंभा शासक बनते हैं और कुंभा ने जो है वो चाचा मेरा को परास्त किया। और इसके बाद रणमल ने क्या हो गया, रणमल मेवाड़ को हथियाना चाहता था। तो हंसाबाई को पता चला कि रणमल की नीयत खराब है, तो इसने भारमली नामक एक दासी की सहायता से रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और रणमल का जो पुत्र है उसका नाम है जोधा। क्या नाम है, जोधा नाम है। और जोधा जो है वो भाग के बीकानेर के पास छिप जाते हैं और बाद में जो है वो आवल भावल की संधि होती है। क्या होती है, आवल भावल की संधि होती है। कब हुई आवल भावल की संधि, पढ़ा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आवल भावल की संधि कब हुई, कमेंट करके बताओ जल्दी से। याद नहीं रहा? 1453 में, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। 1453 में जो है वो क्या होती है, एक संधि होती है। किसके मध्य, जोधा और कुंभा के मध्य। आवल भावल की संधि। और इस संधि के तहत जोधा को फिर से क्या दे दिया जाता है, मंडोर दे दिया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या स्थिति हो चुकी है कि चुंडा को मिल गया है मंडोर, मंडोर को बना दी गया है राजधानी। और यहां पर रणमल का ज्यादा योगदान नहीं रहा क्योंकि रणमल केवल कूटनीति करता रहा। और इधर जोधा जो है वो दोबारा संधि के बाद जो है शासक बनता है, कहां का, मंडोर का। तो लिखिए, राव जोधा 1453 से लेकर और 1489 तक। राव जोधा 1453 से लेकर और 1489 तक इनका शासनकाल रहा है। लगभग 40 वर्षों के करीब इनका शासनकाल रहा। आइए जोधा की चर्चा अपन जो है वो करते हैं। देखिए, हो सकता है, बिल्कुल। देखो, इतना डीप तो हम नहीं कर रहे हैं राव चुंडा के बारे में कि चौहान, हम रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जितना बेसिकली हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उतनी ही चर्चा करेंगे। जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, राव जोधा ने जो है वो शासक बनने के बाद 1459 में जोधपुर की स्थापना की। 1459 में जोधपुर की स्थापना मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो किस पर्वत पे बना हुआ है, चिड़िया टूक पर्वत पर।
और इस दुर्ग की जो नींव रखी थी, ठीक है, दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने, करणी माता द्वारा। दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी? करणी माता ने रखी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये जो है वो दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, 12 मई को जोधपुर की जो है वो स्थापना की गई। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। इसके बाद की अगर प्रमुख घटनाओं की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो देखिए मुख्य मुख्य घटनाएं, क्योंकि राजवंश बहुत बड़ा टॉपिक है और सारा तो याद नहीं हो पाएगा, तो अब तक जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। मयूर आकृति है ये, इसे मोर ध्वज भी कहा जाता है ना। इसकी चर्चा हम जब दुर्ग पढ़ेंगे तब करेंगे, दुर्ग वाले टॉपिक में अपन इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि इस चिड़िया टूक पर्वत से पहले किसी अदर पहाड़ी पर भी दुर्ग बनाने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन वहां पर जो है दुर्ग नहीं बन पाया पानी की कमी के कारण। इसके बाद चिड़िया टूक पर जो है वो दुर्ग बनाया गया। इसमें जो है राजा भामी नामक एक व्यक्ति को नींव में जिंदा दफनाया गया। इसके अलावा एक ब्राह्मण का कलेजा निकाल कर उसकी यज्ञ में आहुति दी गई थी। इस दुर्ग के निर्माण में काफी ज्यादा बाधाएं आ रही थी, तो इन बाधाओं के कारण जो है वो इसमें कई जो है वो घटनाएं घटती है, जिसकी भी हम जब दुर्ग पढ़ेंगे तो चर्चा उसमें अपन करने वाले हैं। ये हो गया आपका जोधा का शासनकाल। जोधा का शासनकाल जो है इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। जोधा ने क्या किया? राजधानी को क्या किया? जोधपुर स्थापित कर दिया, है ना। राजधानी क्या बना दिया इन्होंने? राजधानी जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। कल जो है वो लगभग कर लेंगे। कल क्या कर लेंगे? लगभग टॉपिक को कवर कर लेंगे। आज थोड़े से कार्य हैं, इसके कारण जो है वो थोड़ा सा ये सेशन छोटा कर रहे हैं। कल हम जोधा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इन्होंने कौन कौन सी रचना की इनकी भी चर्चा करेंगे, और फिर अपन मालदेव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मारवाड़ के अंदर जो है वो मालदेव का जो शासनकाल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पर हम रूठी रानी की भी चर्चा करेंगे और बाकी सबकी भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। 12 बजे आपका आज मनोविज्ञान वाला सेशन कंप्लीट करवा देंगे, और इसके बाद फिर 3 बजे आज अपन जो है वो बाकी टॉपिक अपने जो भी राजस्थान के मेले त्योहार वगैरह के टॉपिक है वो भी हम चर्चा करेंगे। अलका जी बीच बीच में से कहां करवा रहे हैं बताओ आप? देखो मैं तो अपनी तरफ से प्रयत्न ये कर रहा हूं कि आपको टॉपिक वाइज ही करवाऊं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सर बीच बीच में करवाते हैं। इसका अर्थ है कि आप कंटिन्यू क्लास या तो लेते नहीं हैं, या फिर आपने कंटिन्यू जो है क्लासों की प्लेलिस्ट नहीं देखी है। हम हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा यही टारगेट है कि हम एक एग्जाम की तैयारी करें और उसका कंप्लीट सिलेबस करें, और मैं तो यही करने का प्रयत्न कर रहा हूं। बिल्कुल भी कहीं पर भी बीच से नहीं चल रहे हैं। हम पूरा मारवाड़ राजस्थान के जो है वो राजवंश पढ़ रहे हैं, और पिछले लगभग 5-6 दिनों से यही टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो बीच वाला तो मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा तो कोई यूनिट नहीं है जहां हम बीच में कर रहे हैं। हाँ, भूगोल हमने जो है नीचे से एसएसटी जो था वो हमने नीचे से शुरू किया था और ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये एक अलग बात जरूर है। बाकी तो सब टॉपिक बिल्कुल लाइन टू लाइन हम आपको करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। निरंतर आप सेशन से जुड़े रहें, सारे सेशन से कनेक्ट रहेंगे ना, तो आप को पता चलेगा कि हम कहां से क्या पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो राव सिंहा के बाद जो है, राव सिंहा के बाद देखो ऐसे तो हम जो मोस्टली जो शासक है ना वही पढ़ रहे हैं। राव सिंहा के बाद देखो आपको बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने, है ना। राव सिंहा के बाद देखो राव सिंहा के बाद हमने आपको क्या बताया? दुहड़ बताया। दुहड़ के बाद मल्लीनाथ बताया। मल्लीनाथ के बाद राव चुंडा बताया, और चुंडा के बाद इनके पुत्र जोधा बने हैं। बीच में क्या रहा? कुछ नहीं रहा बीच में। बीच में तो कुछ रहा ही नहीं है ना। बताओ आप क्या रहा? कुछ नहीं रहा बीच में।
बीच में ऐसा कोई शासक हमने छोड़ा ही नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और वो हमने आपको ना पढ़ाया है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज कम रह गई है या ये चीज हमें और करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट करें, नीचे कमेंट में लिखें आप, हम आपको वो चीज कवर करवाएंगे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। ये आपका ही परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी कोई भी चीज आपको लगती है कि ये चीज कम रह गई है तो आप हमें बता सकते हैं। देखो, सिंहा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आसनाथ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, दुहड़ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन दुहड़ ने चूंकि नागनीची माता का मंदिर बनाया इसीलिए दुहड़ महत्वपूर्ण हो गया। राव कान्हा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, रणमल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज तक के इतिहास में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, राजस्थान के किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया है कान्हा के बारे में कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनके काल में कोई घटना नहीं घटी महत्वपूर्ण, उन शासकों को हम जनरली क्या कर रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। फिर ऐसे करेंगे तो चाहे अपन कितना भी पढ़ ले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कितना बजे, 12 बजे।